निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। अपन लगातार शब्दवाणी क्लासेज पर जो करंट अफेयर्स है और एनसीईआरटी की बुक है उसका अध्ययन कर रहे थे। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो लगभग आज के समय हर प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है किसी भी एग्जाम का। और अपन डेली न्यू करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं और प्रश्न मैं ऐसे स्रोतों से इकट्ठा करता हूं जो एकदम विश्वसनीय स्रोत है। तो चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन, हाँ, तो आज अपनी जो तारीख है वो है 16 जून 2026। तो आज का अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री के द्वारा फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में मतलब उसको लागू करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। उसको फलीभूत करने में, उसको आगे बढ़ाने में अपना जो राज्य है राजस्थान, उसका देश में कौन सा स्थान है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके क्रियान्वयन में अपने राज्य राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। उसके क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। यहां पर अपन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है कि इसके तहत क्या किया जाता है कि अगर किसानों की फसल है वो ओलावृष्टि से, बाढ़ से, सूखा और अगर बेमौसम अगर बारिश होती है उससे अगर उनको नुकसान हो जाता है तो बीमा कवर किया जाता है और बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में पंजीकृत किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित कर सकते हैं और बीमा कंपनियों को क्लेम की गणना के बाद 21 दिन के भीतर राशि जारी करनी होती है, अन्यथा 12% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। अगर आपने अपनी फसल पर पहले से ही प्रीमियम दरों के हिसाब से भुगतान कर रखा है बीमा कंपनियों को, तो अगर आपकी फसल है वो ओलावृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण या सूखा के कारण खराब होती है तो जो बीमा कंपनियां हैं वो जब क्लेम की गणना करती है तो उसके 21 दिनों के बाद में आपको राशि, किसानों को राशि प्रदान करनी होती है। अगर बीमा कंपनियां 21 दिनों के भीतर राशि प्रदान नहीं कर पाती है तो उसे 12% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। पूछा जा सकता है कि बीमा कंपनियों को क्लेम की गणना के कितने दिनों के भीतर राशि जारी करनी होती है, तो 21 दिनों के भीतर उसे राशि है वो जारी करनी होती है। और यह भी पूछा जा सकता है कि अगर कंपनियां 21 दिनों के भीतर राशि जारी नहीं कर पाती है तो उन्हें कितने परसेंट वार्षिक ब्याज देना पड़ता है, तो 12% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। अब जो प्रीमियम दरें हैं वो कितनी रखी गई है, मतलब जब अपन फसलों की बुआई करते हैं उस समय अपन को विभिन्न प्रकार की ये जो दरें हैं इनके हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं खरीफ की फसल की तो लगभग जुलाई मंथ में, और अगर मैं बात करूं रबी की फसल में तो इसमें लगभग नवंबर दिसंबर माह में ये प्रीमियम दरों का अपन को भुगतान करना पड़ता है। तो प्रीमियम दरें कितनी रखी गई है, तो किसानों को खरीफ की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए आपको 1.5% के हिसाब से, और रबी की फसल के लिए 2%, और वाणिज्यिक और उद्यानिक फसलों के लिए 5% के हिसाब से आपको पहले प्रीमियम दरें जमा करवानी पड़ती है और उसके बाद में आपको क्लेम मिलता है। तो यह है अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी युद्ध विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया।
हाल ही में जो अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, उनके द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, उसके 450 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कितने वर्ष? 450 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में एक शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तो वो आयोजन कहां किया गया? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या सिरहुई में? तो जो शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन है वो मैं आपको बता दूं, जयपुर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? जयपुर में शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखो, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती 17 जून और हल्दी घाटी युद्ध के विजय के 450वें वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर के मानसरोवर स्थित भारतीय शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड में, कहां पर? जयपुर के मानसरोवर में जो एक भारतीय शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंतर्गत भव्य हल्दी घाटी विजय स्मृति शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका नाम भी पूछ सकता है कि शिल्प प्रदर्शनी का नाम क्या है, तो हल्दी घाटी विजय स्मृति शिल्प प्रदर्शनी इसका नाम है। इसके बारे में और जानकारी देखें, इसका उद्घाटन किसने किया और किसने इसको आयोजित किया? तो अपने जो राज्यपाल है श्री हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को, मूर्तिकार है महावीर भारती, तो जो ये मूर्तिकार है महावीर भारती, इनकी पहल थी कि अपन इस प्रकार का आयोजन रखें। तो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को मूर्तिकार महावीर भारती की पहल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के आलोक में आयोजित शिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। किसने शुभारंभ किया? तो अपने जो राज्यपाल है श्री हरिभाऊ बागड़े, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने इस दौरान वहां हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े योद्धाओं की सिरजी कलाकृतियों का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की। तो जो मूर्तिकार है महावीर भारती, ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करते हैं और इन्होंने इस प्रकार की शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन मानसरोवर जयपुर में किया। अगला क्वेश्चन, होराइजन 2047 में भारत का साझेदार कौन सा देश है? होराइजन 2047 मतलब होराइजन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से है। दोनों देशों के बीच में शिक्षा की अलग जगाने से संबंधित है ये होराइजन 2047। तो इसका भारत का साझेदार कौन सा देश है इस होराइजन 2047 में? क्या रूस है, ब्राजील, फ्रांस या अमेरिका? होराइजन 2047 में भारत का साझेदार कौन सा देश है? तो इसमें जो अपना भारत का साझेदार है वो है फ्रांस। होराइजन 2047 में भारत का साझेदार कौन सा देश है? फ्रांस देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में एनसीसी महानिदेशालय मुख्यालय ने किन दो राज्यों में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दे दी है? जो एनसीसी है उसके महानिदेशालय ने भारत के ऐसे दो राज्य हैं जहां पर उन्होंने कहा कि हम और राज्य निदेशालयों का गठन करेंगे। तो वे दो राज्य कौन से हैं जहां पर एनसीसी निदेशालयों का या स्वतंत्र राज्य निदेशालयों का गठन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश और झारखंड, या राजस्थान और ओडिशा, या महाराष्ट्र और गोवा, या उत्तर प्रदेश और झारखंड? ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर स्वतंत्र राज्य निदेशालयों का गठन किया जाएगा एनसीसी द्वारा? यहां पर आपको एनसीसी का लोगो दिखाई दे रहा है। एनसीसी, इसका जो ध्येय वाक्य है वो एकता और अनुशासन है। पूछा जा सकता है कभी कभार कि एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन, एक रहो और अनुशासन में रहो। तो इसमें जो दो राज्य हैं जहां पर स्वतंत्र राज्य निदेशालयों का गठन किया जाएगा वो अपने हैं आंध्र प्रदेश और झारखंड। आंध्र प्रदेश और झारखंड, याद रखना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों का गठन किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां पर अगर थोड़ी बहुत जानकारी देखें तो देखो, एनसीसी महानिदेशालय मुख्यालय ने युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, तक पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश और झारखंड में, कहां पर? आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है। तो कहां पर गठन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश और झारखंड में। अब बताऊं
इससे पहले भारत में कितने एनसीसी राज्य निदेशालय थे? तो इससे पहले भारत में 17 एनसीसी राज्य निदेशालय थे। अब 2 और बनेंगे तो एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 19 हो जाएगी। पूछा जा सकता है वर्तमान में भारत में एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या कितनी है? तो 19 है। अब बात करते हैं एनसीसी की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 में की गई। कब की गई? 15 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो जो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति थी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम पारित किया गया 1948। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम कब पारित किया गया? 1948। तो उसके बाद में एनसीसी अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को कर दी गई थी। अगर पूछे एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। वर्तमान में संख्या कितनी होगी? तो वर्तमान में जो संख्या हो गई है वो 17 + 2 19 हो गई है। किन राज्यों में गठन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश और झारखंड में। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। भारत इनोवेट्स 2026 भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक पहल? भारत इनोवेट्स 2026 नाम का कोई सम्मेलन है, वो भारत सरकार के किस मंत्रालय की, भारत सरकार का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा यह पहल चलाई जा रही है, भारत इनोवेट्स 2026? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा? भारत इनोवेट्स 2026। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत इनोवेट्स 2026 है वो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक पहल है। अब देखते हैं क्या है भारत इनोवेट्स। तो भारत इनोवेट्स 2026 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश के शीर्ष डीप टेक स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक निवेशकों को, उद्योगों को और अनुसंधान संगठनों से जोड़ना है। मतलब भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको विभिन्न प्रकार के उद्योग है या जो वैश्विक निवेशक है या जो अनुसंधान संगठन है उनसे जोड़ना है और शिक्षा में वृद्धि करना है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 14 से 16 जून तक चलेगा, तो जो भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम है यह कब से कब तक है? 14 से 16 जून 2026 तक। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति है श्री इमैनुअल मैक्रो। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से फ्रांस का एक शहर है नीस शहर, वहां पर भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ किया गया। अगर प्रश्न पूछे कि भारत इनोवेट्स 2026 नाम का जो कार्यक्रम है वो कब से कब तक चलाया गया, तो वो 14 से 16 जून 2026 तक चलाया गया। इसका सम्मेलन कहां पर हुआ, यह कार्यक्रम कहां पर हुआ? तो ये भारत में ना होकर फ्रांस के शहर नीस शहर में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने, अपने भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 2026 में 21 जून को मनाया जाएगा। उससे पहले कितनी तारीख या कौन सी तारीख को यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने निम्न में से कौन सी तारीख को यूट्यूब पर सीधा योग प्रसारण चलाया था जिसमें योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो कितनी तारीख को ये यूट्यूब पर प्रसारण किया गया था? 11 जून को, 14 जून को, 15 जून को
या 5 जून को? तो मैं आपको बता दूं कि 21 जून को अपना योग दिवस है, उससे जस्ट 7 दिन पहले 14 जून को, कितने तारीख को, 14 जून को आयुष मंत्रालय के द्वारा यूट्यूब पर सीधा योग प्रसारण किया गया और सबसे अधिक दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कब बनाया गया? 14 जून को। याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा करने के लिए, तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी एक योजना चल रही है लखपति दीदी योजना। उसके तहत उनका एक टारगेट है कि उनको 6 करोड़ लखपति दीदियों का निर्माण करना है, मतलब 6 करोड़ ऐसी महिलाओं का उन पर समावेश करना है, उन पर रुपए इन्वेस्ट करने हैं कि उनकी जो आय है वो 1 लाख के बराबर हो जाए। तो 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा करने के लिए हाल ही में कितने सी मार्ट और जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत सरकार जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने एक लक्ष्य रखा है कि अपन 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा करेंगे। उसके तहत उन्होंने कितने सी मार्ट और जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की है? 500 सी मार्ट और 700 जिला फुलफिलमेंट सेंटर, या फिर 1000 सी मार्ट और 1500 जिला फुलफिलमेंट सेंटर, या फिर 1125 सी मार्ट और 2000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर, या फिर 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो कितने फुलफिलमेंट सेंटर और सी मार्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 700 सी मार्ट, कितने? 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। याद रखना, 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता कितने वर्षों तक चलने वाला एक कानूनी जागरूकता अभियान है? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ऐसी जगह से इस क्वेश्चन को उठाया है जहां तक लगभग बाकी वाले नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की जो कंटेंट्स मेरे को मिलते हैं वहां से बहुत अंदर से खोज कर निकाला इसको कि न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता कितने वर्षों तक चलने वाला एक कानूनी जागरूकता अभियान है। एक कानून के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता। यह अभियान कितने वर्षों तक चलने वाला है? 6 महीने, 1 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 2 वर्ष? इनमें से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कितने वर्षों तक चलने वाला एक कानूनी अभियान है? तो यह 1 वर्ष तक चलने वाला, यह 1 वर्ष तक चलने वाला एक कानूनी जागरूकता अभियान है, न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता। अब आगे बढ़ेंगे कि यह अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, भारत सरकार की एक योजना है दिशा योजना। योजना का नाम क्या है? दिशा योजना। इसके अंतर्गत वर्तमान में एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में कितने तारीख को? 15 जून 2026 को एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय क्षेत्र योजना और न्याय विभाग के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? तो धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया केंद्रीय क्षेत्र योजना न्याय विभाग के द्वारा। वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार की पहल की जा रही थी। उसमें से एक प्रमुख पहल यह थी न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता का शुभारंभ किया। यह क्या है? तो यह 1 साल तक चलने वाला एक कानूनी जागरूकता अभियान है। लोगों में कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने का अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करना है। जो भारत देश के नागरिक है उनको संविधान के बारे में और जो कानून के अधिकार है उनके बारे में जानकारी प्रदान करना और उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां बनती है उनके प्रति जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यह कार्यक्रम कहां चलाया गया?
तो यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से चलाया गया और यह 1 वर्ष का कार्यक्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना दिशा योजना। और थोड़ी बहुत जानकारी अगर दिशा योजना के बारे में ले तो भारत सरकार के द्वारा दिशा के नाम से 2 प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है। कितनी योजनाएं हैं? 2 योजनाएं हैं। दोनों किसके लिए है? एक तो कानूनी सेवाओं के लिए है और एक है दिव्यांगजनों के लिए। एक कानूनी सेवाओं के लिए और एक दिव्यांगजनों के लिए, 2 प्रकार की योजना है दिशा योजना। तो जो कानूनी सेवाओं के लिए जो दिशा योजना है, जिसका पूरा नाम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, इसका पूरा नाम है दिशा का। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो वंचित और जरूरतमंद नागरिक है उनको तकनीकी और डिजिटल माध्यमों से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना। मतलब जो ऐसे भारत के लोग हैं जो वंचित है और जो जरूरतमंद है, जिनको कानूनों की जानकारी नहीं है और वो अगर किसी कानूनी दाव पेंच में फंस जाते हैं तो उनको कानून की मुफ्त सलाह दी जाती है और सहायता प्रदान की जाती है इस दिशा योजना के तहत। तो एक तो ये दिशा योजना है जो कानूनी सेवाओं के लिए है और एक दिशा योजना है दिव्यांगजनों के लिए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो राष्ट्रीय न्यास की एक योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 0 से 10 वर्ष की आयु वाले दिव्यांग बच्चों के यह विशेष योजना बच्चों को चिकित्सा प्रशिक्षण और स्कूल के लिए तैयार करना। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के जो बच्चे हैं 0 से लेकर 10 वर्ष तक और वो किसी प्रकार के शारीरिक अंग से विक्षिप्त है या वो दिव्यांग है, तो उनको 0 से 10 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको चिकित्सा प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना और स्कूल के लिए तैयार करना, ये इस दिशा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में। दोनों योजनाओं को याद रखना। जो कानूनी सेवाओं के लिए दिशा योजना है उसकी शुरुआत की गई अप्रैल 2021 में। कब की गई? अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में। और जो दिव्यांग जनों के लिए दिशा योजना है इसकी शुरुआत की गई 2017 में। इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में। तो याद रखना दिव्यांग जनों के लिए योजना शुरू की गई वो थोड़ी पहले की गई और उसके 4 वर्ष बाद में कानूनी सेवाओं के लिए जो दिशा योजना है वो प्रारंभ की गई। अब पढ़ते हैं कानूनी सेवाओं के अंतर्गत इसके 3 भाग है। जो कानूनी सेवा के अंतर्गत दिशा योजना है, कानूनी सेवा के अंतर्गत जो दिशा योजना है उसको मुख्यतः 3 घटकों में विभाजित किया जाता है। कभी कभार इन घटकों में से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टेली लॉ क्या है, न्याय बंधु क्या है या विधिक जागरूकता क्या है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी एक दिशा योजना का भाग नहीं है। आपको कोई चौथा ऑप्शन दूसरा दे देगा और फिर आपको उनमें से निकालने को कहेगा। तो कानूनी सेवाओं की जो दिशा योजना है उसके 3 भाग है, टेली लॉ, न्याय बंधु और विधिक जागरूकता। टेली लॉ क्या है? तो इसके तहत जो पंचायत स्तर है वहां पर जन सेवा केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए जरूरतमंद लोगों को सीधे वकीलों के पैनल से जोड़ा जाता है। टेली लॉ से क्या किया जाता है कि जो अपने पंचायत स्तर है या जो अन्य जन सेवा केंद्र है वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको कानूनी सेवाएं चाहिए उनके बीच में और जो वकील पैनल है उनके साथ में सीधा जुड़ा जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो वकीलों से सीधी सहायता ले सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है टेली लॉ। फिर है न्याय बंधु। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्याय बंधु। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। न्याय बंधु क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो जरूरतमंद लोगों और निःशुल्क कानूनी सेवा देने वाले वकीलों को आपस में जोड़ती है। कई ऐसे वकील हैं भारत सरकार के जो निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करते हैं। तो न्याय बंधु ऐप के जरिए जो निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाले वकील हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है।
प्रो बोनो अधिवक्ताओं को आपस में जोड़ती है। फिर है विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता क्या है? तो इसमें समाज के जो कमजोर वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको विधिक जागरूकता कहा जाता है। तो समाज के जो कमजोर वर्ग है, जिनको कानूनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो विधिक जागरूकता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो कानूनी सेवा की दिशा योजना है उसके अपने 3 पार्ट हुए, टेलीलॉ, न्याय बंधु और विधिक जागरूकता। याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, ये मंत्रियों के नाम कभी कभार सीधा पूछ लिया जाता है, तो इनको भी साथ में आप याद करते चले कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह। उन्होंने 15 जून 2026 को, मतलब कल ही, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कहां रखी है? इन्होंने एक पार्क की आधारशिला रखी है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। अब ये पार्क वो पार्क नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कोई घूमने का स्थान या नहाने का स्थान नहीं है। ये पार्क मत्स्य पालन से संबंधित है। तो उसके बारे में प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कहां रखी? भोजपुर बिहार, या धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, या पटना बिहार, या फिर सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो कहां पर रखी? तो भोजपुर बिहार में। कहां पर? भोजपुर बिहार में श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि एक्वा पार्क 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? तो देखो, पहले तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 15 जून 2026 को भोजपुर में 31.21 करोड़ रुपए की कुल निवेश वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखेंगे तथा पटना में एनएफडीबी क्षेत्रीय केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। अब मैंने आपको कहा कि ये पार्क 2 प्रकार के होते हैं। एक है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, मतलब एकीकृत एक्वा पार्क, और एक है एक्वा टेक पार्क। दोनों में क्या फर्क है? तो पहले तो देखते हैं एकीकृत एक्वा पार्क और एक्वा टेक पार्क। कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक्वा पार्क का अर्थ है जलीय कृषि से जुड़े आधुनिक केंद्रों से होता है। मतलब जो जलीय कृषि करते हैं, जल में कृषि कैसे? जैसे कि मछली पालन के माध्यम से वो अपनी आय बढ़ाते हैं, तो वो और उनके आधुनिक केंद्रों से संबंधित होता है एकीकृत एक्वा पार्क। इसमें मछली पालन, उत्पादन और मार्केटिंग से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। अब एकीकृत एक्वा पार्क में क्या होता है? मछलियों को पालना, उनका उत्पादन करना और इसके साथ में उनकी मार्केटिंग करना, मतलब उनको बेचना, ये सभी चीजें एक ही तल पर उपलब्ध होती है, एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। तो भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है एक्वा टेक पार्क। एक्वा टेक पार्क यह एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र होता है जहां आधुनिक तकनीकों जैसे बायोफ्लोक और एक्वापोनिक्स के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में स्थापित किया गया। असम, अरुणाचल प्रदेश। एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश, एक्वा टेक पार्क असम। दोनों को याद रखना कि पहला एक्वा टेक पार्क कहां बनाया गया? एक्वा टेक पार्क नाम थोड़ा छोटा है और एकीकृत एक्वा पार्क नाम थोड़ा बड़ा है। तो जो बड़ा है वो अरुणाचल प्रदेश नाम भी बड़ा है। एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश और एक्वा टेक पार्क असम। तो ये 2 प्रकार के अपने पार्क हैं। इसमें तो मछली पालन, उत्पादन और मार्केटिंग से जुड़ी सुविधाएं होती है। और एक्वा टेक पार्क, इसमें क्या होता है? इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और नवाचार किए जाते हैं। तो आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने, विश्व स्तर का ऐसा कौन सा देश है जिसने
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। ऐसा कौन सा देश है जिसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं उनको जरूरत नहीं है सोशल मीडिया चलाने की, तो उन पर बैन लगाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, फिलीपींस, श्रीलंका या सऊदी अरब? तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन कह सकते हो, उसके द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की गई है। थोड़ी जानकारी देखें तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ में इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी कई ऐसे कानून बना रखे हैं, सख्त प्रतिबंध लागू कर रखे हैं कि छोटे बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री है वो सर कीर स्टारमर है। कौन है? सर कीर स्टारमर। तो इनके द्वारा, सर कीर स्टारमर के द्वारा ही यह प्रतिबंध लगाया गया। तो ये थे आज के अपने 16 जून 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। आप सबने क्लास को पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण सहयोग से देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार शब्दवाणी क्लासेस को लाइक, शेयर और सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।